हेलो, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सालंकर है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, नागपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन फिनिश होने के बाद आप अपने काम पे, अपने ऑफिसेज में वापस जाएंगे, तो किस टाइप का स्ट्रेस आप फेस कर सकते हैं और उसे किस तरह हैंडल किया जाए। शुरुआत में मैं एक ब्रीफली आपको बता दूं कि मैं आपसे पहले ये डिस्कस करूंगी कि जो पॉसिबल चिंताएं हैं वो कौन सी हो सकती हैं। फिर इन्फेक्शन के बारे में किस प्रकार की चिंता हो सकती है, क्वारंटाइन के बारे में किस प्रकार की चिंता हो सकती है। उसके बाद बेसिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं। अ, कौन सी वो चिंताएं हैं जो आपके मन में आ सकती हैं जब आप काम शुरू करेंगे। इसमें है कि आप में से कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बसेस इस्तेमाल करते हैं, उसमें ट्रैवल करने का डर, काम की जगह पे बहुत क्राउडिंग होना, बहुत लोगों का एक जगह मिलना, उसका डर, आपको इन्फेक्शन हो जाना या आप घर पे इन्फेक्शन ला रहे हैं उस चीज़ का डर। फिर आप सिवियरली बीमार पड़ रहे हैं या इवन कुछ लोगों में मौत का भी डर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको क्वारंटाइन किया जाता है तो उसके बारे में डर, या फिर एक चिंता ये भी हो सकती है कि अब इतने लंबे गैप के बाद जब आप काम पे जाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले चिंता जो है वो इन्फेक्शन के कारण किस तरह हो सकती है। अ, इसके पहले जिन डॉक्टर ने आपसे बात की थी उन्होंने आपको बताया है कि किस तरह बीमारी फैलती है और आप क्या वो चीज़ें कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स, बीमारी से बचने के लिए। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो मेजॉरिटी लोग सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग ये सब प्रैक्टिस करते हैं, मेजॉरिटी लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें से मेजॉरिटी लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं उसमें से मेजॉरिटी सर्वाइव कर जाते हैं, राइट। सो बीमारी जो है, ऑल्दो वो अभी बहुत फैली हुई है एंड हमें केयरफुल रहना, हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, बट ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। अभी पूरे विश्व में जो कोविड-19 या कोरोना के कारण डेथ रेट है वो है ऑलमोस्ट 6.04 पर 1 लाख पॉपुलेशन, बल जहाँ की इंडिया में ये नंबर है 1 डेथ इन 1 लाख पॉपुलेशन। तो इंडिया में डेथ रेट अभी काफ़ी कम है। पॉजिटिव्स पे हम फोकस करेंगे। अ, अगर आपको आदत है बार बार न्यूज़ चेक करना ये देखने के लिए कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, कितने केसेस बढ़ गए हैं, या वैक्सीन आया है क्या, दवाई आई है क्या, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ये आदत आप बदल दें। दिन में से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार न्यूज़ चेक कीजिए, और वो भी ट्रस्टेड सोर्सेज से, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हर व्हाट्सएप के न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना, हर टीवी चैनल पे जो न्यूज़ चलती है उस पर फोकस करना, ये आपके स्ट्रेस लेवल को अननेसेसरीली बढ़ा देता है। उसके बाद, जैसे कि मैंने कहा, सर आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा फोकस में लाना चाहूँगी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी, वो क्या क्या तरीके अपना रही है आपको सुरक्षित रखने के लिए। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दिए हुए डायरेक्टिव्स के अनुसार है। इनमें ये चीज़ें आती हैं कि सब एम्प्लॉयज़ को मास्क पहनना कंपलसरी है। उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग मतलब टेम्परेचर चेक हर एंट्री पॉइंट पे किया जाएगा। 3 फीट डिस्टेंस रखा जाएगा सबके सीट्स के बीच में। टिफिन्स शेयर करना अलाउड नहीं है। एक जगह पे बहुत लोगों का जमना अलाउड नहीं है। जो कॉमन प्लेसेस हैं जैसे लिफ्ट्स हैं या टॉयलेट्स हैं, दिन में कम से कम 3 बार उनका डिसइंफेक्शन किया जाएगा। आपके जो वर्क स्टेशन हैं, जो डेस्क हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनका भी मल्टीपल टाइम सैनिटाइजेशन किया जाएगा। अ, बहुत लोगों का, जैसे मैंने कहा, क्राउडिंग अलाउड नहीं है, इसलिए जो मीटिंग्स हैं वो ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे की जाएंगी। और अगर फिजिकल इन पर्सन मीटिंग्स करना ज़रूरी है तो कम से कम नंबर ऑफ पीपल अलाउ किए जाएंगे मीटिंग के लिए। अगर आप या आपके कोई कॉलीग कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो उनका तुरंत ऑफिस आना बंद किया जाता है एंड हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। जो खिड़कियां हैं वो खुली रखी जाएंगी एयर सर्कुलेशन प्रमोट करने के लिए।
तो ये सब डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिए हैं। इसके अलावा सेंटर ने भी कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं, जैसे कि हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजेशन अवेलेबल हो, एंड पब्लिक प्लेस में थूकना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। सो आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी कोशिश कर रही है आपको एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आने वाले हर इंसान को सुरक्षित रखने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अब मैं कुछ ब्रीफली आपको बताना चाहूँगी क्वारंटाइन के बारे में। क्वारंटाइन मतलब अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, तो डिपेंडिंग आप कितने रिस्क पे हैं, आपको गवर्नमेंट क्वारंटाइन करती है। तो क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन भी हो सकता है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो सकता है। अगर आप होम क्वारंटाइंड हैं तो आपको 14 दिनों तक अपने घर में रहना आवश्यक है, घर से आप निकल नहीं सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपको किया जा रहा है तो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं। एक वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं, दूसरा ऑप्शन है होटल क्वारंटाइन का जो पेड ऑप्शन है, जहाँ आप दिन के 2,000 रुपये दे के अकोमोडेशन ले सकते हैं। सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अभी इस वक्त नागपुर में 5 फैसिलिटीज़ हैं। उनमें आता है एमएलए हॉस्टल, वीएनआईटी कॉलेज, सिम्बायोसिस कॉलेज, फैसिलिटी एट लॉ कॉलेज स्क्वायर एंड पाट्सपावली। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं की हैं कि आपका क्वारंटाइन पीरियड जो है, जो 2 हफ्ते का आपका क्वारंटाइन पीरियड हो, वो एकदम कंफर्टेबल रहे। इस 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में आपके 2 कोविड टेस्ट किए जाएंगे, एंड इन फैसिलिटीज़ में डॉक्टर्स के टीम्स आते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, मेयो कॉलेज से, एम्स से, आयुर्वेदिक कॉलेज से एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से। सो अगर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजे जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, एंड आई नो कि फीमेल एम्प्लॉयज़ को, जो लेडीज़ हैं, उनको ये बात चिंतित करती है। फैमिलीज़ को सेपरेट नहीं किया जाता है। एज फार एज पॉसिबल फैमिली को एक रूम दिया जाता है, बच्चों को और मदर को सेपरेट नहीं किया जाता है। अगर कोविड पॉजिटिव भी निकलते हैं और इन हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करना पड़ता है तो भी बच्चे को मदर से सेपरेट नहीं किया जाता है, राइट। इसके अलावा जो बाकी एफर्ट है गवर्नमेंट का, वो मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूँगी। सब इंडिविजुअल्स को एक बेसिक किट मिलता है जिसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट, कोम और साबुन रहता है। इसके अलावा दिन में 2 टाइम मील्स मिलते हैं, फ्रूट्स अवेलेबल हैं, दिन में 2 बार चाय दी जाती है, एंड पानी, ड्रिंकिंग वाटर का अनलिमिटेड सप्लाई है। आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं फैसिलिटी में, आपको बुक्स यूज़ करना अलाउड है। उनके जो सेंटर्स हैं जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ आपको बुक्स का एक्सेस है। वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये जो आपका फेज़ है वहाँ बहुत बोरियत होना या बहुत ओवरवेल्म फील होना, ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकें। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स अलाउड हैं। फैसिलिटी में राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो आपकी माइनर या मेजर हेल्थ कंडीशन को इमीडिएटली एड्रेस करते हैं। सो अगर आपको क्वारंटाइन किया भी जाता है तो एट ए टाइम 1 दिन लीजिए, एंड ये याद रखिए कि क्वारंटाइन टेम्पररी है, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लान, ये केवल 2 हफ्ते के लिए किया जा रहा है। सो इस बात पे फोकस करना है कि क्वारंटाइन प्रोटोकॉल जो है वो गवर्नमेंट ने आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए एंड आपके कम्युनिटी के सेफ्टी के लिए किया गया है। नेगेटिव डिस्कशंस अवॉइड करना है, गवर्नमेंट को बहुत ब्लेम करना, अथॉरिटीज़ को ब्लेम करना कि हमें क्यों क्वारंटाइन में डाल दिया, ये अवॉइड करना है। अब मैं बात करना चाहूँगी कि जो हमारे वर्क हैबिट्स चेंज हो गए हैं 2 महीने या उससे भी ज़्यादा के इस लंबे अवधि के बाद, जब हम काम पे वापस जाएंगे तो क्या कठिनाई हम फेस कर सकते हैं। शुरुआत में मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि क्योंकि आप नागपुर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, आपको डेफिनेट बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे कि अभी तक लॉकडाउन फेज में किसी की भी सैलरी कट नहीं हुई है, या किसी भी एम्प्लॉय को काम से नहीं निकाला गया है, या कोई भी डेप्यूटेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं किया गया है, ठीक है। बट यस, जब हम इतने लंबे समय के बाद काम शुरू करेंगे तो थोड़ी एडजस्टमेंट डिफिकल्टी होगी,
ऑफिसेज अब पहले की तरह काम नहीं करेंगे, नए प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेंगे। एक चीज़ आपको काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग लग सकती है, वो ये है कि दिन भर हमें मास्क पहन के बैठना है, जिसकी हमें पहले आदत नहीं थी। सो फुल वर्किंग आवर्स में मास्क पहन के रहना, यस, शुरुआत में उसकी आदत होने तक उससे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आप शायद काम पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाए जितना पहले इजीली कर लेते थे, क्योंकि अब उतने लंबे समय के स्ट्रेच के लिए काम करने की आदत नहीं रही है। हो सकता है आप थकान महसूस करें या एनर्जी आपकी पूरी ना पड़े। घर पे अगर आप नैप्स लेते थे, रेस्ट करते थे, तो वो आप शायद मिस करेंगे काम पे जाने के बाद। और काम अब शायद थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से एक समय पे एक या दो व्यक्ति ही ऑफिस में आ सकते हैं। तो पहले जो काम आधे घंटे में होता था, शायद अब उसे 40 मिनट्स लग जाए। पर ये हमें खुद को रिमाइंड करना है कि ये प्रोटोकॉल्स हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, सो इसमें हमारा ही बेनिफिट है। ठीक है। अ, इस प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अभी से आप क्या कर सकते हैं? अभी जब आप घर पे हैं तो खुद का एक रेगुलर रूटीन बनाए रखिए। अ, सबसे इम्पॉर्टेंट, रात में सोने का वक्त और सुबह उठने का टाइम, ये कांस्टेंट रखने की कोशिश कीजिए इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। और हो सके तो ये उस टाइम से मिलता जुलता रखिए जो आपके ऑफिस आवर्स के टाइम रहेगा। सो स्लीपिंग टाइम एंड वेकिंग अप टाइम ये कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी है। उसके अलावा आपके जो दिन के इवेंट्स हैं, जैसे कि खाना खाना, एक्सरसाइज करना, ये भी एक फिक्स टाइम रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा। बेसिकली आपके दिन की जो भी एक्टिविटीज हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, एक शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, तो वो आपके बॉडी को और माइंड को एक रिदम में रखता है। तो जब आप एक रूटीन से दूसरे रूटीन में जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे मैंने कहा, अगर हम मन बना लें, मन पक्का कर लें कि हाँ शुरुआत में थोड़ी एडजस्ट करने में डिफिकल्टी जाएगी, तो हमें ये तकलीफ कम महसूस होगी। एंड इवेंचुअली विथ टाइम जब ये रूटीन हमारी आदत बन जाएगा तो फिर इसके कारण हमें कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। मैं अब आऊंगी अपने लास्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे मैं एक्चुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव से कैसे लड़ना है, उसे कैसे हैंडल करना है, उस बारे में आपसे बात करती हूँ। इसमें मैं आपको काफ़ी जनरल रिकमेंडेशंस भी दूंगी, जो कि आपको केवल अभी नहीं बट आगे जाके भी हेल्प करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे फिजिकल या फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स या पैरामीटर्स से। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है नींद। नींद का हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसे हम रिस्टोरेटिव फंक्शन कहते हैं। हमारा ब्रेन जब दिन भर एक्टिव रहता है, दिन भर काम करता है, तो रात को एडिक्वेट नींद लेने से इसे रेस्ट मिल जाती है, जिससे ये नेक्स्ट डे इक्वल एफिशिएंसी से फंक्शन करने के काबिल बन जाता है। एक एवरेज अडल्ट इंसान को लगभग 7 घंटे की नींद बिना किसी रुकावट के हर रात मिलनी चाहिए। नींद अपनी अच्छी बनाए रखने के लिए हम स्लीप हाइजीन के टिप्स लोगों को देते हैं। इनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे पहले मैंने कहा कि सोने का और उठने का टाइम कांस्टेंट रखिए। अगर किसी कारणवश आपको नींद नहीं आती है तो अगले दिन सुबह उठने का टाइम डिले नहीं करना है, टाइम कांस्टेंट रखना है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, वो ये है कि सोने के 1 घंटा पहले किसी भी प्रकार की स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना है। स्क्रीन्स में टीवी, लैपटॉप्स, सेलफोन्स, ये सब इंक्लूडेड हैं। आजकल 90% लोगों की ये आदत है कि वो जब बेड में जाते हैं तो अपना फोन साथ ले जाते हैं, एंड मैसेजेस चेक करना या व्हाट्सएप चेक करना, फेसबुक चेक करना जस्ट सोने के पहले। तो इस बारे में बहुत सतर्क रहिए और सोने के 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन डिवाइसेस यूज मत कीजिए, क्योंकि स्क्रीन्स जो हैं उसमें ब्राइट मूविंग इमेजेस रहते हैं जो आपके ब्रेन को स्टिम्युलेट करते हैं। स्क्रीन्स में से ब्लू लाइट निकलता है जो आपकी स्लीप ऑनसेट को डिले करता है। इसके अलावा शाम में 4 बजे के बाद कॉफी, चाय, इन पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है और आपको सोने में तकलीफ जा सकती है। तो ये कुछ बेसिक स्लीप हाइजीन के टिप्स हैं आपकी नींद प्रिजर्व करने के लिए।
इसके अलावा सेकंड पॉइंट मैं बात करना चाहूँगी जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए हमारी दिनचर्या का। ये बहुत रिसर्च बेस्ड है। आजकल एक्सरसाइज पे बहुत रिसर्च चल रहा है एंड बहुत डेटा है, एविडेंस है कि एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ प्रमोट करता है और आपके स्ट्रेस को बहुत कम करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम हैप्पी केमिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये आपके मूड को एलिवेट करते हैं, मूड को सुधारते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के काफ़ी फायदे हैं, जैसे कि आपके अलर्टनेस को बढ़ाना, एकाग्रता बढ़ाना, ये आपके स्टैमिना को इम्प्रूव करता है, आपके शारीरिक फिटनेस को, फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज आपके रूटीन का हिस्सा होना ही चाहिए। एंड अभी के सिचुएशन में आई अंडरस्टैंड आप जिम नहीं जा सकते या पार्क्स जाना अवॉइड कर सकते हैं, पर आपको ऑनलाइन कई ऐसे सिंपल वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको ये दिखाते हैं कि आप घर के अंदर ही घर में अवेलेबल चीज़ों से या फ्री वेट एक्सरसाइजेस किस तरह कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है मेडिटेशन। हम जिस देश से हैं, पूरा विश्व हमारे देश को योग या ध्यान का सेंटर ओरिजिन मानता है, तो हमें इसका उपयोग डेफिनेटली करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मेडिटेशन या ध्यान आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाता है। जब आप मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तो इनिशियली कुछ लोगों में एंजाइटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको मेडिटेशन में माइंड काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर माइंड में विचार ज़्यादा दौड़ने लगते हैं। पर जैसे जैसे विथ टाइम आपको ये टेक्निक अच्छी तरह से जमने लगती है, आप रियलाइज़ करते हैं कि मेडिटेशन आपको बहुत रिलैक्स्ड फील करवाता है। अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, ब्रेथ काउंटिंग या मंत्र पे फोकस होने वाला मेडिटेशन। तो जो भी आपको अपने हिसाब से फिट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, प्राणायाम है, प्राणायाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो इसके कारण आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो इम्प्रूव होता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है, आपके ब्रेन का ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, जिससे कि आपका ब्रेन बेटर फंक्शन कर सकता है, ब्रेन का एजिंग कम होता है। स्ट्रेस लेवल्स इंप्रूव करने में इसके प्रूवन बेनिफिट्स हैं एंड ये आपको ज़्यादा काम और ज़्यादा सेंटर्ड फील करवाता है। चौथा पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है किसी भी प्रकार का व्यसन अवॉइड करना है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन अवॉइड करना है। जब लोग एंग्शियस फील करते हैं या तनावग्रस्त फील करते हैं, उस समय कई लोग स्पेशली पुरुष जो हैं वो तंबाकू का सेवन करना, सिगरेट या बीड़ी स्मोक करना या ड्रिंक्स का, अल्कोहल का सेवन करना, ये करते हैं। एंड कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको शायद या कुछ मिनटों के लिए आपको काम फील होता है, बट जब ये रिपीटेडली आप करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, दिन में मल्टीपल टाइम्स करते हैं, तो इसका आपके ब्रेन पे और आपके शरीर पे बहुत हानिकारक इफेक्ट रहता है। आपका ब्रेन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, सही तरह से काम नहीं कर पाता है एंड विथ टाइम, कई सालों के एडिक्शन के बाद आपके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। राइट, ब्रेन जो है आपका फिजिकली वीक हो जाता है। किसी भी प्रकार का व्यसन अवॉइड करना है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगी रैशनल थिंकिंग के बारे में। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। रैशनल थिंकिंग मतलब जब हमें किसी भी चीज़ का डर लगता है तो हमारे दिमाग में कई एक्सट्रीम विचार आते हैं। उनमें से कई विचार कई बार लॉजिकल नहीं होते या सच नहीं होते, पर हम उस वक्त उन विचारों को सच मान लेते हैं। सो हम किस तरह अपने थॉट्स को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी। जैसे एक इरेशनल थॉट ये है कि मैं बहुत सीरियसली बीमार हो जाऊंगा जब मैं काम पे जाने लगूंगा। तो अगर ये थॉट आपको बार बार आता है तो इसको आप रैशनलाइज कीजिए
कि हो सकता है अगर मैं केयरफुल रहूं, मास्क पहनूं, सैनिटाइज करूं, हैंड वॉशिंग करूं, तो ये मुझे इन्फेक्शन शायद हो ही ना। उसके बाद ये एक थॉट रह सकता है कि अगर मैं घर से निकली तो मैं गई काम से, राइट। इस थॉट को आप रैशनलाइज कीजिए कि मेरा जो एफर्ट है, मेरा जो फोकस है, वो इन्फेक्शन में किस तरह दूर रखूं उस पे रहना चाहिए। एंड जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगी, राइट। तीसरा ये हो सकता है कि इस पैंडेमिक का अब कोई अंत ही नहीं है, ये हमेशा हमेशा ऐसा ही चलेगा। ये अगर ख्याल आपको बार बार सताता है तो इस थॉट को रैशनलाइज कीजिए कि हो सकता है कुछ महीनों में इफेक्टिव दवाई या वैक्सीन मिल जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो पूरा सिनारियो बहुत चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इरैशनल थॉट्स हैं जो आपको सता सकते हैं, तो इन्हें रैशनलाइज कीजिए। हम हमारी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ने की कैपेसिटी को कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उदाहरण देना चाहूँगी, जब शुरुआत में ये पता पड़ा था कि वुहान, चाइना की वो सिटी जहाँ से ये इन्फेक्शन आया, वुहान में लॉकडाउन हुआ, 2 महीना लॉकडाउन, 3 महीना लोगों को घर से निकलना अलाउड नहीं था। तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, काफ़ी चिंता हुई थी लोगों को कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो हम कैसे करेंगे, 3 महीना घर के अंदर कैसे बैठेंगे। बट जब भारत में एक्चुअली लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ, लॉकडाउन की शुरुआत हुई, तो ना ही हम सब ने बहुत सक्सेसफुली उसे कंप्लीट किया, बट हम में से कईयों ने लॉकडाउन एंजॉय भी किया। एंड अब हमें ये चिंता है कि लॉकडाउन खत्म होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, हम कई बार अपनी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जब उस सिचुएशन में हम एक्चुअली आ जाते हैं तो हम बहुत एफिशिएंटली उससे ऑलमोस्ट हमेशा डील कर लेते हैं। इसके अलावा आप इन चीज़ों पे फोकस करें कि अपनी इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव करें, अपने हेल्थ को कैसे प्रमोट करें, क्योंकि ये आपको केवल अभी नहीं बट पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी हेल्प करेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आगे का सोच के आपको बहुत टेंशन आता है तो ये अवॉइड करें, क्योंकि अभी चीज़ें इतनी अनसर्टन है, हमें नहीं मालूम ये पैंडेमिक कब खत्म होगा, हम नहीं जानते कि दवाई या वैक्सीन कब मिलेगा। तो बहुत आगे की प्लानिंग मत कीजिए, बहुत आगे की चिंता मत कीजिए। एक टाइम पे एक दिन के बारे में सोचिए या एक हफ्ते के बारे में सोचिए, उसके आगे के बारे में सोचकर अपने आप को बहुत चिंतित मत कीजिए। पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव आउटलुक या सकारात्मक सोच रखने का ये मतलब नहीं कि आपके आसपास जो नेगेटिविटी चल रही है उसके बारे में आपको कोई खबर ना हो, नहीं। पॉजिटिव आउटलुक से हमारा ये मतलब है कि किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, नेगेटिव्स पे ज़्यादा जोर मत दीजिए। जब आप डिस्कशन भी करते हैं तो कितने लोग इस बीमारी के कारण चल बसे, इस पे फोकस करने की बजाय अगर आप इस पे फोकस करेंगे कि कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उससे आपके जो इमोशंस जनरेट होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। पहली सिचुएशन में आपका इमोशन रहेगा डर या चिंता या तनाव, सेकंड सिचुएशन में आपके इमोशंस रहेंगे होपफुलनेस। सो अपनी सोच बदलना जरूरी है। हर व्यक्ति का अपने माइंड में एक इंटरनल डायलॉग या सेल्फ टॉक चलता है जो हम अपने आप से बातचीत करते हैं। तो ये जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप से कॉन्स्टेंटली कहेंगे कि अब मुश्किल होने वाला है, अब कैसे करेंगे, बहुत कठिनाई आने वाली है, तो आपके जो इमोशंस जनरेट होंगे वो नेगेटिव रहेंगे, एंड आपका मूड, आपका जो थिंकिंग है वो पूरा नकारात्मक हो जाएगा। अगर आप अपने आप से ये बताते हैं कि देर इज़ होप, अभी तक अच्छा हुआ है एंड आगे भी मैं हर कोशिश करूँगा अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचाने की, सो आपके जो इमोशंस हैं वो कंप्लीटली अलग रहेंगे। हमें ये याद रखना है कि ये पैंडेमिक का प्रोसेस जो है ये कुछ समय अब चलेगा, तो हमें इसके साथ जीना सीखना है। ये अचानक गायब नहीं होगा, ये धीरे धीरे जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि जब हम ये सब चेंजेस अपने रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, जैसे कि मास्क पहनना, फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करना, घर आने के बाद चाबी सैनिटाइज करना, मोबाइल सैनिटाइज करना, कपड़े तुरंत वॉश करना, साफ नहाना। शुरुआत में इन चीज़ों के कारण थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, थोड़ी परेशानी जा सकती है, पर जब ये आपका रूटीन का हिस्सा बन जाएगा तो आपको ये चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी एंड इवेंचुअली हम एक न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं उसमें जीने की आदत डाल लेंगे। ये बात भी याद रखिए, आई विल फिनिश ऑन दिस नोट, कि पूरे विश्व में साइंटिस्ट्स एकजुट होकर लगे हुए हैं एक इफेक्टिव वैक्सीन ढूंढने के लिए, एक इफेक्टिव दवाई ढूंढने के लिए। सो हो सकता है, पॉजिटिव थॉट, कि कुछ महीने में ये दवाई या वैक्सीन आ जाए। अगर वैसा हुआ तो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, पर तब तक हम हर वो चीज़ करेंगे जो हमारे हाथ में है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू सो मच।